साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जनगणना 2011 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, जिनसे आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के तहत देखेंगे। देखिए, अभी जो लेटेस्ट आपके पास आंकड़े हैं, वो जनगणना 2011 के हैं। आपका 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी, परंतु अभी तक जनगणना शुरुआत ही नहीं हुई है। तो आपको इन आंकड़ों से अगले कई एग्जामों में आपको काम चलाना होगा। तो इसलिए आपको जनगणना 2011 के आंकड़े पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग भारत की जनगणना 2011 के संबंधित आंकड़ों को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित जो जनगणना के आंकड़े हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और इससे आपके जो भी जनगणना से संबंधित प्रश्न होते हैं वो सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो सकेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग जनगणना की पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। देखिए, भारत में जनगणना का इतिहास काफी पुराना है। प्राचीन काल में जनगणना होने का संदर्भ जो है कौटिल्य और प्लूटोमी द्वारा रचित ग्रंथों में विस्तार से उपलब्ध है। वहीं मुगल काल में जनगणना का उल्लेख अबुल फजल कृत आईने अकबरी में भी प्राप्त होता है। तो ये फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, इन फैक्टों को याद रखिएगा। अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक प्रणाली की सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में कराई गई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार आपका परीक्षा में पूछा गया है। लेकिन जनगणना का क्रमवार आकलन जो है अर्थात प्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में से मानी जाती है। ऐसे तो जनगणना जो प्रारंभ होती है सर्वप्रथम वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होती है 1872 में, परंतु जो नियमित जनगणना होती है वो 1881 से लॉर्ड रिपन के काल से प्रारंभ होती है। जनगणना संबंधित दायित्व पूर्णतः केंद्र के पास है, अर्थात केवल केंद्र सरकार ही जनगणना कराने का कार्य कर सकती है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जब बिहार ने अपने के यहाँ पर अपनी जनसंख्या समेत आंकड़े जुटाने की बात की तो ये प्रश्न उठा कि क्या राज्य भी जनगणना करा सकते हैं, तो उसको जनगणना नहीं कहा गया है। ठीक है, जो बिहार ने कराया है उसको जनगणना नहीं कराया है कहा गया है, क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को और जनगणना जो है आपका केंद्र सूची के तहत आता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। जनगणना की कार्यप्रणाली निर्धारित करने और इसको समुचित प्रकार से संपादित कराने हेतु जनगणना अधिनियम 1948 बनाया गया है। ठीक है, इसी अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा भारत के महारजिस्ट्रार तथा जनगणना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब जनगणना या सेंसस होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, जनगणना जो होती है एक निश्चित समय पर किसी देश की जनसंख्या, लिंग, घनत्व, साक्षरता, व्यवसाय, जाति, धर्म, आयु आदि से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण, संकलन और प्रकाशन की सांख्यिकी प्रक्रिया है। वर्ष 2011 में 1872 से लगातार 1872 पहली कब हुई थी, 1872 में हुई थी। 1872 से लगातार 15वीं और स्वतंत्र भारत की लगातार 7वीं जनगणना है। इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। और जो 2011 की जनगणना की जो थीम रही है, यह प्रश्न पूछा गया है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इंग्लिश में याद रखिएगा, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अब चलते हैं महत्वपूर्ण फैक्टरों को देखते हैं। जैसे कुल जनसंख्या कितनी है, तो कुल जनसंख्या 121 करोड़ 5,69,573 है। ये 2011 की जनगणना है। ठीक है, तब से आपके करीब जो है 12 साल बीत चुके हैं। इसमें से ग्रामीण जनसंख्या जो है, ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज देखते हैं। आंकड़े याद रखना जरूरी नहीं है, परसेंटेज याद रखिए। 68.8% जो है ग्रामीण जनसंख्या है और 31.2% जो है शहरी आबादी है। और इसमें से कुल जनसंख्या में जो महिला की आबादी है वो कितनी है, 48.53, और पुरुष की कितनी है, 51.47% आबादी है। अब ये दशकीय वृद्धि की बात करें तो 2001 से 2011 के बीच 17.7% जो है दशकीय वृद्धि हुई है, जिसमें से ग्रामीण स्तर पर देखें तो 12.3% और शहरी स्तर पर 31.8%। शहरी स्तर पर 31.8% की दशकीय वृद्धि हुई है। अब चलते हैं लिंगानुपात को देख लेते हैं। तो आपका जो सेक्स रेशियो या लिंगानुपात जो है वो कितना है, 943, 943 है। 943 है 2011 के जनगणना के अनुसार, जबकि 2001 की जनगणना में कितना था, 933 था। तो 10 अंकों की बढ़ोतरी हुई। वहीं ग्रामीण स्तर पर जो लिंगानुपात है वो 949 है, 949 है, जबकि शहरी स्तर पर 929 है। आगे बढ़ते हैं। 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या का 13.6% आबादी ऐसी है जिनकी आयु 0 से 6 वर्ष है। वहीं शिशु लिंगानुपात कितना है, 919 है, जबकि 2001 में कितना था, 927, मतलब 8 अंकों की गिरावट हुई है। देखिए, लिंगानुपात में 10 अंकों की बढ़ोतरी हुई है, परंतु शिशु लिंगानुपात में 8 अंकों की गिरावट हुई है।
वहीं ग्रामीण स्तर पर जो शिशु लिंगानुपात है 923 है और शहरी स्तर पर कितना है 905 है। तो आप यहाँ देखें जो लिंगानुपात है, चाहे आप नॉर्मल लिंगानुपात देखें चाहे आप शिशु लिंगानुपात देखें, ग्रामीण स्तर पर ये ज्यादा है शहरी स्तर से। साक्षरता की बात करें तो 73% जो है भारत की साक्षरता है जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है। जबकि 2001 में कितनी थी? 64.8%, 64.8% थी। और बढ़ोतरी कितनी हुई 2001 से 2011 में? तो 8.2% साक्षरता में बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। वहीं जो टोटल साक्षरता उसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? 80.9 और महिला 64.6 है। 80.9 और महिलाओं की 64.6 है। और वहीं ग्रामीण स्तर पर देखें तो साक्षरता कितनी है? 67.8, 67.8% है। और शहरी स्तर पे 84.1% है। और अनुसूचित जाति कितनी है? तो अनुसूचित जाति देखिए कितनी है? कुल आबादी का 16.6% जो है वो अनुसूचित जाति है। और वहीं अनुसूचित जनजाति कितनी है? टोटल आबादी का 8.6% जो है वो अनुसूचित जनजाति है। अब आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का है। दूसरे नंबर मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का चौथा सर्वाधिक कह सकते हैं क्षेत्रफल वाला राज्य है। सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का। दूसरे नंबर मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्यों की बात करें, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो राज्य है, यहां पे संसदीय प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम राज्य की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपका गोवा है, ठीक है, गोवा है। और सिक्किम दूसरे नंबर पे है, त्रिपुरा तीसरे नंबर पे है। अब हम संसदीय प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संसदीय प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार है। परंतु अब जब देखा जाएगा, चूंकि ये पुराने आंकड़े हैं, क्योंकि लद्दाख भी क्या हो गया? अब संसदीय प्रदेश बन गया है। तो अब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संसदीय प्रदेश जो है वो आपका लद्दाख हो गया है, ना कि अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार पहले था, अब क्या हो जाएगा? अब आपका लद्दाख हो जाएगा। न्यूनतम किसका है? लक्षद्वीप का है। तो न्यूनतम वाला याद रखिएगा। जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या कहां की है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल के मामले में चौथे स्थान पे, जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पे है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे पे बिहार है, चौथे पे पश्चिम बंगाल है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह है सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या कहां पे है? वो सिक्किम में है। दूसरे नंबर पे मिजोरम, उससे अधिक। तीसरे पे अरुणाचल प्रदेश, उससे भी अधिक। और चौथे पे गोवा है और पांचवे पे नागालैंड है, ठीक है। तो गोवा सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है, और चौथा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भी है। संघ राज्य क्षेत्र में देखें, सर्वाधिक जनसंख्या कहां पे है? तो वो दिल्ली में है। और न्यूनतम कहां है? लक्षद्वीप में है। आगे बढ़ते हैं। अब दशकीय वृद्धि की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग ने ऊपर बात की कि 2001 से 2011 के बीच में दशकीय वृद्धि कितनी है? 17.7% हुई है, जिसमें ग्रामीण स्तर पर 12.3% और शहरी स्तर पर 31.8% की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है। अब हम थोड़ा सा पुराने आंकड़ों को भी एक साथ यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से देखें, क्योंकि यह प्रश्न पूछता है कि दशकीय वृद्धि किस दशक में ज्यादा थी। तो आप देखें यहाँ पर 1951 से 61 से लेकर के 2001 से 2011 के बीच की दशकीय वृद्धि दर को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखिए 1951 से लेकर 1961 के बीच में जो दशकीय वृद्धि थी 21.6 थी। फिर 1961 से 71 के बीच में 24.8 हुई। और 71 से 81 में 24.7 हो जाती है। और 81 से 91 में 23.9, 91 से 2001 के बीच में 21.5 और 2001 से 2011 के बीच में 17.7। तो यहाँ पे आप ट्रेंड देखें तो यहाँ पे सबसे अधिक इसमें दशकीय वृद्धि दर कब थी? तो 1961 से लेकर 1971 के बीच दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी 24.8। अब इसके बाद देखिए इसमें गिरावट आपको दिखाई पड़ेगी। 1951 से 61 के बाद एक बारगी जो दशकीय वृद्धि दर वो बढ़ गई थी, 24.8 पहुंचती है। फिर इसके बाद लगातार देखिए डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि 1971 से 81 में 24.7 होता है। फिर 81 से 91 में आपका 23.6 होता है, 23.9 होता है। फिर 91 से 2001 के बीच में 21.5 और फिर और घट करके 2001 से 2011 के बीच में 17.7। और अगली जनगणना में ये उम्मीद है कि ये घट करके और कम होगा दशकीय वृद्धि दर। तो इस डायग्राम को या इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, ये जो आरेख है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि की बात करें। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई है? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय में दर्ज की गई है, मेघालय में। जबकि 2001 में जो था
नागालैंड में थी। तो मेघालय में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर 27.9%। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है, बिहार तीसरे पे, जम्मू कश्मीर चौथे पे और मिजोरम पांचवें पे। वहीं न्यूनतम की बात करें तो नागालैंड है। नागालैंड जो कि 2001 में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला था और 2011 में सबसे न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला था। यहाँ पे नकारात्मक 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई 0.6। दूसरे नंबर पे केरल है, तीसरे पे गोवा है, चौथे पे आंध्र प्रदेश है, पांचवें पे सिक्किम है। ठीक है, तो यहां पे देखिए आंध्र प्रदेश का जो आंकड़ा है ये चूंकि 2001 का सेंसस है, 2014 में जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, अलग होकर के एक नया राज्य बन गया है। ठीक है, अब बात करते हैं संसदीय प्रदेशों की। तो देखिए दादरा नगर हवेली में जो आपका 10 की वृद्धि दर कितना है 55.9। तो और लक्षद्वीप में सबसे कम है संसदीय प्रदेशों में 6.3। तो आप ओवरऑल देखेंगे राज्य और संसदीय प्रदेशों में तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कहां पे है, दादरा नगर हवेली में है। ठीक है, और राज्य और संसदीय प्रदेश मिला करके न्यूनतम कहां पे है, तो नागालैंड में है। जनघनत्व की बात कर लेते हैं तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। जनघनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। 2001 की तुलना में 57 की वृद्धि हुई है, क्योंकि 2001 में कितना था 325 था 2001 में, और 2011 में 382, मतलब 57 की बढ़ोतरी हुई है। मैक्सिमम जनसंख्या जनघनत्व वाले राज्य कौन से हैं, तो नंबर 1 पे जनघनत्व वाले में बिहार है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे पे केरल है, चौथे पे उत्तर प्रदेश है और हरियाणा पांचवें पे। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के मामले में भी उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है और जनघनत्व के मामले में भी उत्तर प्रदेश चौथे पे है। मिनिमम कहां पे है, न्यूनतम, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, मणिपुर, फिर नागालैंड आता है आपका। संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक आपका जनघनत्व कहां पे है, दिल्ली में है, फिर चंडीगढ़ दूसरे पे, तीसरे पे पुडुचेरी है। न्यूनतम में सबसे कम कहां पे है, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। देखिए सभी राज्यों या यूटी मतलब कि संघ शासित प्रदेश, इन क्षेत्रों में दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, कितना है 11,320 है। यदि पूछा जाए कि राज्य और संघ शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनघनत्व किसका है, तो दिल्ली का है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और याद रखिए, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है तथा महाराष्ट्र सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार हम यहां बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या चेंजिंग हुई उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर मेघालय, ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर मेघालय में 27.2% की थी तथा नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर दमन एवं दीव में 218.8%, कितना है 218.8% रही है। ठीक है, इस चीज को आप यहां पर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। तो लिंगानुपात हमने बात की कि कितना है 943, 1000 पे 943, मतलब 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं, 943। 2001 में कितना था 933 था, 933 10 की बढ़ोतरी हुई। शहरी स्तर पर लिंगानुपात 929 है और ग्रामीण स्तर पर 949 है। अब लिंगानुपात के मामले में राज्यों को देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरल है, जहां पे 1084 लिंगानुपात है, मतलब महिलाएं जो है 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं। तमिलनाडु दूसरे पे है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, चौथे पे मणिपुर और पांचवें पे छत्तीसगढ़ है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा है, 879 है। दूसरे पे जम्मू कश्मीर है, तीसरे पे सिक्किम है, चौथे पे पंजाब, पांचवें पे उत्तर प्रदेश आता है आपका लिंगानुपात के मामले में। तो उत्तर प्रदेश लिंगानुपात में पांचवें स्थान पर है। अब यहां पे चूंकि देखिए ये अब देखेंगे तो जम्मू कश्मीर क्या हो गया, जम्मू कश्मीर आपका संसदीय प्रदेश हो गया है। ठीक है, तो अब ये हट जाएगा, परंतु ये हमारे आंकड़े किसके हैं 2011 की जनगणना के। तो यदि प्रश्न पूछता 2011 की जनगणना के अनुसार तो हमें यही बताना पड़ेगा। संघ राज्य क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक जो आपका कहां पर है ये लिंगानुपात, सर्वाधिक पुंडुचेरी में है 1037 है, जो कि केरल से कम है। तो यदि आप राज्य और संसदीय प्रदेशों में देखेंगे तो केरल ही रहेगा। मिनिमम आपका दमन दीव में है और हरियाणा में कितना है 879 है और दमन दीव में 618। तो मतलब यदि राज्य और संसदीय प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला कौन सा है तो दमन दीव है। देखिए केरल की ग्रामीण जो है लिंगानुपात 1078 है, जबकि नगरीय कितना 1091 है। वहां पे नगरों में लिंगानुपात ज्यादा है। तो केरल की ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या का लिंगानुपात सबसे अधिक है। चंडीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम लिंगानुपात है 690 है। नगरीय क्षेत्र में सबसे कम लिंगानुपात दमन दीव का है। 2001 की तुलना में शहरी जनसंख्या के अनुपात में
शहरी जनसंख्या के अनुपात में 3.4% की वृद्धि हुई है। और वहीं देखिए ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ये हमने ऊपर देखा 68.8%, मतलब टोटल आबादी का 68.8% आबादी गांव में रहती है और 31.2% आबादी शहरों में रहती है। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज के अनुसार, प्रतिशतता के अनुसार यदि आप देखेंगे तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में। वहां की टोटल आबादी का 90% जो है आबादी वो गांव में रहती है, केवल 10% आबादी ही शहरों में रहती है। दिल्ली में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है, 97.5% आबादी जो है शहरी में आती है, केवल लगभग 2.5% आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के तहत आती है। अब बात करते हैं शिशु जनसंख्या की, जो कि 0 से 6 वर्ष के होते हैं। तो ये यदि आंकड़ों में देखें तो 2011 में 16.45 करोड़ इनकी संख्या बताई गई। ठीक है, 2001 की तुलना में 0.07 करोड़ अधिक। कुल जनसंख्या का 13.6%, कुल जनसंख्या का 13.6% जो है शिशु जनसंख्या थी 2011 में, जबकि टोटल जनसंख्या का 15.9% 2001 में शिशु जनसंख्या थी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर दशकीय वृद्धि दर कितनी रही इनकी, दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में शिशु जनसंख्या की 0.4% रही है। अब मैक्सिमम शिशु जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो नंबर 1 पे आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे बिहार है, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे मध्य प्रदेश और पांचवें पे राजस्थान आता है। वहीं मिनिमम में सबसे कम शिशु जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है, दूसरे पे गोवा है, तीसरे पे मिजोरम है, चौथे पे अरुणाचल प्रदेश है। संघीय प्रदेश में बात करें तो सबसे अधिक शिशु जनसंख्या दिल्ली में और सबसे कम लक्षद्वीप में है। अब शिशु लिंगानुपात की बात कर लेते हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात 919 है, 919 है। 2001 में कितना था, 927, मतलब 8 की कमी हुई है। ठीक है, 8 अंकों की गिरावट हुई है। 2011 का शिशु लिंगानुपात 1961 के बाद सर्वाधिक न्यूनतम है, ध्यान रखिएगा। 2011 का शिशु लिंगानुपात 1961 के बाद, जो 1961 का आंकड़े थे उसके बाद सर्वाधिक न्यूनतम है। ग्रामीण स्तर पर शिशु लिंगानुपात 923 है, इसमें 11 अंक की कमी हुई है, जबकि शहरी स्तर पर लिंगानुपात 905 रहा, जो कि इसमें पिछली बार से 1 अंक की कमी हुई है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्यों में सबसे नंबर 1 पे अरुणाचल प्रदेश है, जहां पे 972 है शिशु लिंगानुपात। ठीक है, शिशु लिंगानुपात 972, जबकि ओवरऑल कितना 919 है। मिजोरम दूसरे नंबर पे है, मेघालय तीसरे पे है, छत्तीसगढ़ चौथे पे है और केरल पांचवें पे है। केरल जो कि लिंगानुपात के मामले में नंबर 1 पर है, शिशु लिंगानुपात में आपका 5वें नंबर पे आ जाता है। न्यूनतम की बात करें, सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहां पे है, तो वो है हरियाणा। राज्यों में भी ऐसे देखें नॉर्मल लिंगानुपात की, सेक्स रेशियो की, तो हरियाणा ही सबसे न्यूनतम है। दूसरे पे पंजाब है, तीसरे पे जम्मू कश्मीर चूंकि अब क्या है संसदीय प्रदेश है तो वो इस श्रेणी से हट जाएगा। राजस्थान आता है, फिर गुजरात और उत्तराखंड का दोनों का सेम है, गुजरात और उत्तराखंड का 890 है शिशु लिंगानुपात। संसदीय प्रदेशों की बात करें तो अंडमान निकोबार में सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात है और सबसे कम दिल्ली में है 871। आगे बढ़ते हैं, साक्षरता की बात कर लेते हैं। 7 वर्ष और अधिक आयु वर्ग के लोगों की जो साक्षरता होती है उसके आधार पे, तो साक्षरता कितनी है, 73% है ओवरऑल 2011 में, जबकि 2001 में ये 64.8% था। अंतर कितना है दोनों में, 2001 से 2011 के बीच में 8.2% साक्षरता हमारी बढ़ी है। ग्रामीण स्तर पर साक्षरता कितनी है, 67.8%, शहरी स्तर पर कितनी है, 84.1%। वहीं अब राज्य स्तर पर बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं, केरल, जहां पे 94% साक्षरता रही है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। दूसरे नंबर पे मिजोरम है, तीसरे पे गोवा है, चौथे पे त्रिपुरा है, पांचवें पे हिमाचल प्रदेश है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, बिहार 61.8%। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे राजस्थान है, चौथे पे झारखंड और पांचवें पे आंध्र प्रदेश है। संघ शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर कहां पे है, लक्षद्वीप में 91.8%, और मिनिमम कहां पे है, तो दादरा नगर हवेली में 76.2%। तो यदि आप राज्य और संघ प्रदेश दोनों को देखेंगे तो सबसे कम साक्षरता दर कहां पे है, बिहार में। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 80.9 है। ग्रामीण स्तर पे पुरुष साक्षरता देखेंगे तो 77.2% है और शहरी स्तर पे 88.8% है। अब राज्य के अनुसार देख लेते हैं पुरुष साक्षरता, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जो राज्य हैं, नंबर 1 पे केरल है, दूसरे पे मिजोरम है, तीसरे पे गोवा है, चौथे पे त्रिपुरा है, पांचवें पे हिमाचल प्रदेश है। वहीं मिनिमम की बात कर लें तो पुरुष साक्षरता के मामले में सबसे कम पुरुष साक्षरता कहां पे है, बिहार में, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश है, चौथे पे मेघालय और पांचवें पे झारखंड आता है। संघ राज्य क्षेत्रों में देखें पुरुष साक्षरता के मामले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां पे है, लक्षद्वीप में,
सबसे कम कहाँ पे? दादरा नगर हवेली में। महिला साक्षरता की बात कर लेते हैं तो कितनी है? 64.6% है। 64.6%, जो कि 2001 से इसमें बढ़ोतरी कितनी है? 10.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है महिला साक्षरता में। ग्रामीण स्तर पर महिला साक्षरता कितना है? 57.9% है, और इस शहरी स्तर पे 79.1% महिला साक्षरता है। अब राज्य के स्तर पे देखें, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। तो केरल देखिए आपका, चाहे टोटल साक्षरता में देखें, चाहे पुरुष साक्षरता में देखें, चाहे महिला साक्षरता में देखें, नंबर 1 पर है। मिजोरम दूसरे पे है, गोवा तीसरे पे है, त्रिपुरा चौथे पे है, नागालैंड पांचवें पे है। मिनिमम साक्षरता में देखेंगे तो बिहार नंबर 1 पर है। सबसे कम महिला साक्षरता आपका बिहार में है। दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे पे झारखंड, चौथे पे जम्मू कश्मीर और पांचवें पे उत्तर प्रदेश। अब चूंकि झारखंड जो है, सॉरी, जम्मू कश्मीर क्या है? संसदीय प्रदेश है, तो ये राज्य वाली श्रेणी में नहीं रहेगा। तो यहां ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो बिहार है, चाहे वो आप टोटल साक्षरता दर देख लीजिए, चाहे आप पुरुष साक्षरता में देखें, चाहे महिला साक्षरता में, सबसे न्यूनतम पे है। संघीय प्रदेशों में सबसे अधिक महिला साक्षरता लक्षद्वीप में है, सबसे कम दादरा नगर हवेली में है। पुरुष वाले में देखिए सबसे अधिक साक्षरता कहां पे है? लक्षद्वीप में था, और सबसे कम दादरा नगर हवेली में है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, तथा नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या महाराष्ट्र में है। ऐसे भी देखें तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी कहां पे है? उत्तर प्रदेश में, और सर्वाधिक नगरीय आबादी कहां पे है? महाराष्ट्र में। अनुसूचित जात की बात कर लेते हैं। कुल जनसंख्या का अनुसूचित जात एससी जो है वो 16.6% है, जबकि 2001 में ये 16.2% थे। लिंगानुपात इनका कितना? 945। जो नेशनल लिंगानुपात है 943, 943, उससे 2 ज्यादा है इनका लिंगानुपात। ठीक है, तो इस बात को भी आप मेंशन करिएगा। मैक्सिमम पॉपुलेशन अनुसूचित जात की कहां पे है? तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे पे बिहार है, चौथे पे तमिलनाडु, पांचवे पे आंध्र प्रदेश। वहीं मिनिमम इनकी जनसंख्या कहां पे है? किस राज्य में? तो मिजोरम में सबसे कम है, दूसरे पे मेघालय, तीसरे पे गोवा, चौथे पे सिक्किम है, पांचवे पे मणिपुर है। वहीं संघीय प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहां पे है? दिल्ली में, और सबसे कम कहां पे है? चंडीगढ़ में। ठीक है, सबसे जनसंख्या के मामले में देखेंगे दिल्ली सबसे अधिक है, परंतु यदि परसेंटेज के मामले में देखेंगे तो परसेंटेज में चंडीगढ़ है। इस बात को याद रखिएगा। अब परसेंटेज में, अभी तो हमने ऊपर जनसंख्या के मामले में बात की, हम लोग अब परसेंटेज में देखते हैं एससी आबादी को। ठीक है, अनुसूचित जाति की प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो टोटल आबादी में उनके परसेंटेज सबसे अधिक कहां पे है? तो नंबर 1 पे पंजाब आता है, जहां की टोटल आबादी में सबसे अधिक एससी आबादी है पूरे भारत में। दूसरे पे हिमाचल प्रदेश है, तीसरे पे पश्चिम बंगाल है, चौथे पे यूपी है। वैसे यूपी में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के मामले में देखेंगे तो यूपी नंबर 1 पर आता है, परंतु परसेंटेज के मामले में यूपी चौथे पे आता है। हरियाणा पांचवें पे है। यहां ध्यान रखिएगा कि नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे कोई एससी कैटेगरी नहीं है, मतलब यहाँ पे अनुसूचित जाति नहीं है, कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये 4 नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान रखिएगा कि एससी की निम्नतम जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? मिजोरम है। निम्नतम जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम है। अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति की। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, जिसे एसटी कहते हैं शॉर्ट में। तो इनकी टोटल आबादी में से इनका जो आबादी है परसेंटेज के रूप में 8.6% है, जो कि 2001 की जनगणना के से कंपेयर करेंगे तो 0.4% की बढ़ोतरी हुई है। अब सर्वाधिक जनसंख्या की बात करते हैं कि किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की। तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे उड़ीसा है, चौथे पे राजस्थान है, पांचवें पे गुजरात है। और न्यूनतम सबसे कम कहां पे है एसटी आबादी? गोवा में, दूसरे पे सिक्किम है, तीसरे पे उत्तराखंड, चौथे पे हिमाचल प्रदेश और पांचवें पे केरल है। अब परसेंटेज के मामले में देखते हैं प्रतिशतता के अनुसार। तो सर्वाधिक प्रतिशतता जो अनुसूचित जनजाति की कहां पे? मिजोरम में। जनसंख्या के मामले में आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है जनसंख्या में, परंतु परसेंटेज के रूप में देखेंगे टोटल आबादी का तो मिजोरम नंबर 1 पे आ जाता है, नागालैंड दूसरे पे, मेघालय तीसरे पे, अरुणाचल प्रदेश चौथे पे, मणिपुर पांचवें पे। संघीय क्षेत्र में बात करें तो सबसे अधिक जो इनकी आबादी है, मतलब अनुसूचित जनजाति की, वो दादरा नगर हवेली में। जनसंख्या के मामले में दादरा नगर हवेली संसदीय प्रदेशों में नंबर 1 पे है। वहीं परसेंटेज में यदि देखेंगे तो परसेंटेज के अनुसार लक्षद्वीप नंबर 1 पे आ जाता है। यहां ध्यान रखिएगा कि हरियाणा, पंजाब,
दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी, ये 5 राज्य हैं। 5 राज्य और संसदीय प्रदेश जो हैं, चूंकि आपका चंडीगढ़ और पुडुचेरी क्या है, संसदीय प्रदेश है, दिल्ली भी संसदीय प्रदेश है, हरियाणा पंजाब राज्य हैं। तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी, ये 5 जगहों पे कोई अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश 2 आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं, 2 आपके द्वीपीय राज्य हैं, मतलब राज्य या संसदीय प्रदेश कर लीजिए, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर एससी नहीं है 4 जगह पे, और 5 जगह पे आपके एसटी नहीं है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी। अब बात करते हैं एसटी की न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र प्रदेश कौन सा है, दमन दीव। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। एसटी की न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है या केंद्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। दोनों बातें ध्यान सुनिएगा। एसटी की न्यूनतम जनसंख्या के मामले में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र प्रदेश कौन सा, दमन दीव है। परंतु परसेंटेज के अनुसार देखेंगे सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या परसेंटेज वाला राज्य या केंद्र प्रदेश कौन सा है, उत्तर प्रदेश है एसटी की। अब नगरीकरण की बात कर लेते हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो नगरी जनसंख्या वो कितनी है, 31.2%, मतलब टोटल आबादी का 31.2% आपका शहरी आबादी है, जबकि ग्रामीण आबादी 68.8% है। वहीं 2001 में नगरीय आबादी टोटल आबादी का 27.8% था और ग्रामीण 72.2% था। अब बात करते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्यों में। नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु तीसरे पे है, पश्चिम बंगाल चौथे पे है और आंध्र प्रदेश 5वें पे है। न्यूनतम सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है, आपका सिक्किम में है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे नागालैंड है, चौथे पे मिजोरम और 5वें पे मेघालय है। संघ राज्य क्षेत्रों में बात करें तो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या आपका दिल्ली में है और सबसे कम लक्षद्वीप में है। अब सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, तो इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, बिहार दूसरे पे है, पश्चिम बंगाल तीसरे पे है, पश्चिम बंगाल तीसरे पे है आपका। देखिए पश्चिम बंगाल जो है नगरीय जनसंख्या के मामले में चौथे पे है और ग्रामीण जनसंख्या के मामले में तीसरे पे है। महाराष्ट्र चौथे पे, आंध्र प्रदेश 5वें पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या के मामले में 5वें पे है और ग्रामीण जनसंख्या के मामले में भी 5वें पे है। परंतु अब आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक अलग राज्य बन चुका है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और महाराष्ट्र जो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है, वहां पे वो ग्रामीण जनसंख्या के मामले में चौथे नंबर पे है। न्यूनतम कहां पे है, सबसे कम आपका सिक्किम में। देखिए नगरीय जनसंख्या के मामले में भी न्यूनतम आपका सिक्किम में है और ग्रामीण जनसंख्या के मामले में भी सिक्किम नंबर 1 पर है, सबसे न्यूनतम है। दूसरे पे मिजोरम है, तीसरे पे गोवा है, अरुणाचल प्रदेश चौथे पे है, नागालैंड 5वें पे है। संघ राज्यों में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या दिल्ली में है और सबसे कम आपका लक्षद्वीप में है। अब परसेंटेज के फॉर्म में देखते हैं। मैक्सिमम मतलब प्रतिशत नगरीय जनसंख्या संघ राज्य क्षेत्र, मतलब किस संघ राज्य क्षेत्र में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, तो दिल्ली में 97.5% आबादी जो है वो शहरी है। चंडीगढ़ दूसरे पे है, लक्षद्वीप तीसरे पे है, दमन दीव चौथे पे है। और मिनिमम परसेंटेज के अनुसार नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले राज्य, मतलब जहां पे न्यूनतम ग्रामीण आबादी है परसेंटेज के रूप में। तो सर्वाधिक नगरीकरण वाले जो राज्य हैं परसेंटेज में, वो गोवा नंबर 1 पे है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है आपका, 62.2% वहां नगरीकरण है। दूसरे पे मिजोरम है, तीसरे पे तमिलनाडु है, चौथे पे केरल है और 5वें पे महाराष्ट्र है। तो याद रखिए गोवा सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। गोवा, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे केरल है और 5वें पे महाराष्ट्र है। वहीं न्यूनतम नगरीकरण मतलब सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाले राज्य में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पर है, जहां पे न्यूनतम नगरीकरण है, मतलब 10% नगरीकरण है, बाकी 90% ग्रामीण आबादी है। दूसरे नंबर पे बिहार है, तीसरे पे असम है, चौथे पे उड़ीसा है और 5वें पे मेघालय है। अब हम बात करते हैं भारत में जनसंख्या का जो संक्रमण काल रहा है, किस प्रकार से भारत में जनसंख्या की बढ़ोतरी या घटोतरी हुई है उसको। तो यहाँ पर हम लोग 4 अवस्थाएं देखते हैं भारत में, इसकी 4 अवस्थाएं देखते हैं। इन चारों अवस्थाओं को एक एक करके देख लेते हैं और देखते हैं उसकी विशेषता क्या रही है। इसमें प्रश्न आपका बनता है। देखिए प्रथम अवस्था जो है वो 1901 से 1921 तक की मानी जाती है, 1901 से लेके 1921 तक। इस समय देश की जनसंख्या में धीमी गति से वृद्धि हुई। कारण क्या था, उच्च जन्म दर के साथ साथ विद्यमान उच्च मृत्यु दर, मतलब बच्चे ज्यादा पैदा भी हो रहे थे और लोग ज्यादा मर भी रहे थे, तो जन्म दर भी ज्यादा थी और आपकी डेथ रेट भी ज्यादा थी। देश में इसके कई सारे रीजन थे, जैसे देश में भीषण अकाल व महामारी के चलते जनसंख्या में उच्च मृत्यु दर की प्रवृत्ति यहां पर पाई गई। ठीक है,
अब दूसरी अवस्था आती है, इसीलिए 1921 को जो है विभाजक के तौर पे माना जाता है। 1921 ये प्रश्न पूछा जाता है, किस वर्ष को जनसंख्या के मामले में विभाजक के तौर पर माना जाता है? तो 1921 को माना जाता है। देखिए, द्वितीय अवस्था में क्या होता है? 1921 से लेकर 1951 तक चलता है, आज़ादी के बाद तक। इसमें देश की जनसंख्या लगभग स्थिर दर से उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। एक स्थिर दर से लगातार बढ़ रही थी। इसका कारण क्या था? जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण अकाल एवं महामारियों पर नियंत्रण से हुई। मृत्यु दर में कमी थी, चूंकि अकाल और महामारियों पर एक प्रकार से नियंत्रण किया गया, जिससे क्या हुआ? डेथ रेट कम हो गया। इससे मृत्यु दर तो घटी, किंतु जन्म दर में कोई कमी नहीं है। इसलिए क्या है? जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइड ईयर के नाम से जाना जाता है। इस फैक्ट को याद रखिए, क्योंकि इस पे प्रश्न कई बार बना है। आगे बात करते हैं तृतीय अवस्था, 1951 से 1981 तक। इसमें क्या हुआ? देश की जनसंख्या में अत्यधिक तेजी से वृद्धि हुई। पहले धीरे धीरे वृद्धि होती है, यहां पर आकर के 1951 से 81 तक बहुत तेजी से वृद्धि होती है। ठीक है, आप 1961 से 71 के दशक में देखेंगे 24.8 10 की वृद्धि दर रही है। ठीक है, तो देश की जनसंख्या में अत्यधिक तेजी से वृद्धि हुई। इसका कारण क्या था? इस अवधि में मृत्यु दर का लगातार घटते जाना तथा जन्म दर में लगातार स्थिरता की स्थिति का बने रहना। मृत्यु दर तो घट रही थी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी मिल जा रही थी, परंतु जन्म दर में लगातार स्थिरता की स्थिति बनी हुई थी, वो उसी तरीके से चल रही थी। चतुर्थ अवस्था आती है आपकी 1981 से 2011 तक, जो लेटेस्ट आपका जनगणना हुई है 2011 का सेंसस। इसमें क्या हुआ? देश की जनसंख्या में वृद्धि तो हुई है, किंतु वृद्धि दर में क्या हुई? गिरावट का रुख जारी हुआ है। जैसे हमने ऊपर जो एक डायग्राम देखा था, जिसमें अलग अलग दशक में जनसंख्या 10 की वृद्धि दर देखा था, तो हमने देखा था 81 के बाद क्या है? लगातार वो घट रहा है। और 2011 में 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जो 10 की वृद्धि दर रही है, वो कितनी रही है? वो आपकी 17.7% रही है। 17.7, उसके पहले 20 से ऊपर रही है। तो देश की जनसंख्या में वृद्धि तो हुई है, किंतु वृद्धि दर में गिरावट का रुख जारी रहा है। कारण लोगों में छोटे परिवार की अवधारणा के बलवती होने से जन्म दर में आई मामूली गिरावट। अब क्या लोग चाहते हैं कि परिवार छोटा हो, तो परिवार छोटा कब कैसे होगा? जब बच्चे कम होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने जनसंख्या या जनगणना 2011 के अलावा जो भी जनगणना संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को या उन सभी चीजों से रिलेटेड फैक्ट को यहाँ पर हम लोगों ने देखा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।